चाहिए ना। बच्चों हमेशा तुम्हें समझाया है ऐसी एक ही बात कि चौथी क्लास में कभी ज्यादा बात ना करें, क्योंकि उसमें एक्सियल स्केलेटल पूरा हो गया, एक्सियल खत्म और अपन घर चलेंगे ना। भाई डिस्कशन के लिए चाहिए मोटिवेशन, और मेरे आ रहा है डिप्रेशन, क्योंकि तुम ऐसा मत सोचो कि इस बेच के तुम ही लीजेंड हो, बस उधर वाले भी भयंकर हैं। सिर्फ एक सवाल पूछा था, टाइलिन एंजाइम कहाँ मिलता है, 4 बच्चों को पूछा, चारों में से एक ने भी आंसर नहीं दिया। मतलब आदमी सोच के आता है कि इसमें डांटना उसमें नहीं डांटना, लेकिन उससे पहले उसमें डांट दिया बेटा ना। अब मेरी एनर्जी खत्म होगी डांटने की ना, इसलिए अपन पढ़ेंगे बस ना। बस सोचो तुम यहाँ कि जिस बच्चे को ये नहीं पता कि टाइलिन एंजाइम कहाँ मिलता है, क्यों मतलब एलन में आ रहे हैं वो बच्चे। चलो कोई ना बच्चों, सबकी रोजी रोटी चलती रहनी चाहिए ना। कुछ डॉक्टर भी बनने चाहिए, 2-4 कंपाउंडर भी बन जाए तो भी बुरा नहीं है। अब सारे डॉक्टर बन जाएंगे तो कंपाउंडर कहाँ से लाएंगे, और सबसे ही बात है किसे कंपाउंडर जाएंगे, पेशेंट कहाँ से लाएंगे। खुद के खुद इंजेक्शन लगा लो ना, लो पैसे ले लो है। इसीलिए बच्चों अपने पढ़ाई के जज्बे को नीट लेवल का रखें। आप में से अधिकतर बच्चे को समझ में आ गया होगा कि नीट का पेपर इस बार फिजिक्स का आसान था, केमिस्ट्री का जैसा हमेशा आता रहा है उसको आसान कैटेगरी मानी जाती थी, बायो का जो पिछले 3-4 साल से हमेशा आसान माना जा रहा था, इस बार का मुश्किल और लेंदी दोनों मान लिया गया है। मुश्किल और लेंदी दोनों इसलिए मान लिया गया है क्योंकि उसमें कुछ सवालों के पैटर्न वो एम्स तरीके के लेके आया, तो अपन रिस्क नहीं ले सकते। जब एम्स कैटेगरी के सवालों को ला सकता है तो एम्स के सवालों को भी तो ला सकता है अगली बार, क्योंकि ये बात तो मानते चलो पेपर 3 घंटे 20 मिनट का ही हुआ अगली बार भी, तो वापस से इस परंपरा को दोहराया जाएगा, वापस से पेपर लेंदी होगा और पेपर वापस से बायो का मुश्किल ही रहेगा। भाई 3 घंटे में फिर भी गुंजाइश रहेगी पेपर आसान बन जाए, तो पेपर लेंदी भी रहेगा बच्चों। लेकिन उसमें भी एक छोटी सी बात, जिन्होंने सवालों की प्रैक्टिस पहले से करते हैं उनको नहीं लगता लेंदी है यार। अब लिखा हुआ है कि ब्रोंकियोल्स में क्या मिलता है, एनिमल टिश्यू में एक लाइन तो पढ़ी ली होगी अभी तक, सीलिया मिलते हैं। सीलिया के 5 एग्जाम्पल मैंने उस दिन भी तुम्हारे बेच में बोला था, उस दिन ये भी कहा था कि 2 एग्जाम्पल जो अधिकतर एग्जाम में आते हैं, फेलोपियन ट्यूब और ब्रोंकियोल्स, वही आ गया इस बार भी। अब उसमें भी बच्चे को जिसको खुद पे भरोसा नहीं है कि यार पता नहीं क्या सीलिया था माइक्रोवाइट, वो बाकी में इज़ोकोलम भी करेगा, और जिसको पहले में ही भरोसा था कि ब्रोंकियोल्स में क्या मिलते हैं सीलिया, ए में मिलाया, चौथे में सीलिया लिखा हुआ था, ए के साथ चौथा मिला और नीचे देखा ए के साथ चौथा सिर्फ एक में ही दिया था बच्चों, भाई ए के साथ चौथा सिर्फ एक में ही दिया था तो बाकी मैच क्यों करना। जब आपको अपनी पढ़ाई पे भरोसा कम होता है तो आपको बाकी मैच करने पड़ते हैं, तो इसलिए बच्चों, और एक अच्छी बात यह है कि 100% पेपर एनसीईआरटी से, एनसीईआरटी के बाद कुछ भी नहीं था बच्चों ना, सिर्फ एनसीईआरटी की लाइनों को तोड़ मरोड़ के पेश किया गया, तो वो जो तोड़ मरोड़ के एनसीईआरटी की लाइनें पेश हुई वही अपन कर रहे हैं बच्चों यार। या तो उनको तोड़ मरोड़ के पेश करें या उनको समझने के लिए जो एक्स्ट्रा पढ़ रहे हैं सिर्फ उतना सा एक्स्ट्रा पढ़ो। देखो बाकी बच्चों में भी समझाते हैं, तुम्हें भी आखिरी मतलब कब तक समझा, आप तो समझाने समझने के टाइम में ये भी नहीं जाता अपन लोग, सिर्फ पढ़ाई की बातें क्या करेंगे ज्यादा ना। पर फिर भी एक चीज समझो बच्चों ना, कि जितना ज्यादा पढ़ोगे उतनी ही चीजें आसान हो जाएंगी। हम सिर्फ ज्यादा इसलिए पढ़ा रहे हैं बच्चों, सिर्फ इसलिए कि पहली बात तो अपन रिस्क ले नहीं सकते बच्चों यार, कोई ऐसा कोई छोटा मोटा तो एग्जाम है नहीं यार कि सर नहीं हुआ तो कोई बात नहीं 2 दिन बाद वापस दे लेंगे। ये जिंदगी को बनाने वाला एग्जाम है, पूरी जिंदगी के मायने बदल जाएगा आपके यदि आपने इस एग्जाम को क्रैक किया तो भी और नहीं किया तो भी। भाई जिंदगी या तो अर्श पे होगी या फर्श पे होगी, दोनों ही तरीके से आपकी जिंदगी में चेंजेस तो आएंगे ना। इसलिए अपन पहली बात तो रिस्क ले नहीं सकते, तो सिर्फ रिस्क फैक्टर को कम करने के लिए अपन थोड़ा सा एक्स्ट्रा जा रहे हैं। लेकिन वाली बात है उस थोड़ा सा एक्स्ट्रा के चक्कर में आप मेन को ही भूल जाओ, ये गलत बात। भाई वो अपन रिस्क को कम करने के लिए कर रहे हैं, तो आपने कहा कि सर रिस्क कम करना तो छोड़ो, हम तो जो मेन है उसी को नहीं पढ़ पा रहे, तो ये गलती मत करो बोलते ना, कम से कम एनसीईआरटी लेवल का पढ़ लो, उसके ऊपर का तो सिर्फ अपन इसलिए पढ़ रहे हैं कि हमें फर्स्ट रैंक हमको चाहिए। हर किसी को नहीं चाहिए ना, किसी ने कहा सर फर्स्ट रैंक तो छोड़ो हमारा तो सिलेक्शन हो रहा है, हम तो भी मिठाई खिलाने आएंगे आपको, तो सबका अलग अलग मायना है। एल में कुछ बच्चे ऐसे हैं कि सर हम तो सिर्फ हम दिल्ली में ही जाना चाहते हैं वरना कहीं जाना ही नहीं चाहते। ऐसे भी बच्चे हैं, जब एम्स का पेपर होता था नीट का पेपर होता था तो नीट के फॉर्म ही नहीं भरते थे भाई, वो कहते सर नीट में जाएंगे ही नहीं हम तो, मौलाना आजाद हमारा तो नहीं जाना, हमें एम्स दिल्ली जाना है। तो उनकी सनक अलग है यार, तो हमें तो सबकी सनक खत्म करनी है ना, एक की सनक के साथ एमबीबीएस दिला दो बस। हो सकता है तुम्हारे बेच में 15-20 तो ऐसे हो, इसे गवर्नमेंट एमबीबीएस से छोड़ो, आप तो नीट के क्वालीफाई मार्क्स दिला दो बस। पिताजी के बाद अनशन पैसा है, लेकिन कम से कम नीट क्वालीफाई मार्क्स चाहिए इंडिया में एमबीबीएस करने के लिए,
कि पिताजी खरीद लेंगे महात्मा गांधी की एक सीट, गीतांजलि मेडिकल कॉलेज की एक सीट, 1 करोड़ मांगे चाहे 2 करोड़ मांगे, उसकी चिंता नहीं है, लेकिन उसमें भी नीट क्वालिफाइड करना पड़ता है बच्चों ना, उसके 100 या 80 या 90 जो भी नंबर जाते हैं वो चाहिए कि सर इतना हो जाए बस। नहीं ऐसे भी है, उसमें क्या हो गया, हर जगह हमेशा मिलते हैं, हमेशा 2-4 बच्चे ऐसे ही मिलते हैं। इवन तुम्हारे बीच में एक बच्ची है सुबह, वो यही कहते हैं कि सर मेरे को क्वालिफाइड मार्क्स चाहिए मुझे बस, तो उसका पढ़ाई का मार्क्स 110 या 120 का टारगेट है यार। किसी ने कहा सर गवर्नमेंट एमबीबीएस मिल जाए बस, उसका पासिंग मार्क्स 600 है, कट ऑफ लगभग लमसम ना। किसी ने कहा सर मुझे तो फर्स्ट ही चाहिए, तो भी 720 है। तो हम सबको खुश करना चाहते हैं बच्चों ना, लेकिन आप देखो आप किस में खुशी मिल रही है, कम पढ़ के मिल रही है एनसीईआरटी लेवल पढ़ लो, कि सर थोड़ा सा रिस्क ले सकते हैं हम, 19-20 भी हुआ तो हम कर लेंगे, हम संभाल लेंगे एंड तक, तो सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ लो बच्चों ना, चलेगा काम ना। क्योंकि आज जो हेडिंग पढ़ाऊंगा बच्चों उसमें बहुत सारी चीजें एनसीईआरटी के थोड़ा सा बाहर जाना पड़ेगा, उनको बोलूंगा, उनको समझाऊंगा, उसको नोट करना है वो नहीं करना वो आपका डिसीजन होगा ना। आई थिंक अपन ने पिछले लेक्चर में स्केलेटल पढ़ना चालू किया बच्चों, जिसमें 206 हड्डियां हैं। चलो एक काम करते हैं, डाइजेशन के 2 सवाल आए, दोनों सवाल देख लेते हैं, वैसे तो पेपर है पूरा, लेकिन आपको जो भी पूछना है। डाइजेशन के 2 सवाल ना, एक तो अपन ने पिछले लेक्चर में पढ़ा था, फैट से बनते हैं फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल जो वाटर में इंसोल्यूबल होते हैं, सही है, ये स्टेटमेंट सही था बच्चों। और फिर नीचे लिखा हुआ था इनके एब्जॉर्प्शन के बाद काइलोमाइक्रोन बनाया जाता है जो लिम्फ में जाता है, किसमें जाता है, सही है क्या ये, सही है ना बच्चों। इवन अपन ने ये पढ़ा था लिम्फ में क्यों जाता है, वेरी गुड, साइज की वजह से क्यों जाता है, वेरी गुड, तो सही था दोनों स्टेटमेंट। एक सवाल, इनमें से कौन सा फंक्शन सलाइवा का नहीं है, अब वो सारे काम करता है, खाने में बोलस बनवा देता है, खाने को चिकना बना देता है, उसमें टाइलिन एंजाइम काम कर देता है। अब टाइलिन ने काम किया तो क्या बना, डाइसैकेराइड। तो 3 तो ऐसे था कि खाने के डाइजेशन में हेल्प कराता है, ये बोलस बनाने में हेल्प कराता है, ये स्टार्च के ब्रेकडाउन में हेल्प कराता है, और एक ऑप्शन था कि डाइसैकेराइड का डाइजेशन करता है, गलत। भाई डाइसैकेराइड बनाता है, डाइसैकेराइड का डाइजेशन थोड़ी ना करेगा बच्चों। लेकिन एक चीज देखो उसमें क्या लिखा था, ये डाइसैकेराइड का डाइजेशन करता है, इसलिए गलत था। यदि वहां लिखा होता है डाइसैकेराइड का फॉर्मेशन करता है, यदि फॉर्मेशन शब्द आ जाता तो वो सही हो जाता। उसमें क्या लिखा था, डाइजेशन, तो आपको एक शब्द देखना पड़ेगा कि डाइजेशन लिखा है या फॉर्मेशन लिखा है। तो इस बार के एग्जाम में ऐसी बहुत छोटी छोटी गलतियां थी जो आपको हो सकता है कैच करनी पड़े इस बार के नीट के एग्जाम में भी। इसलिए बच्चों एनसीईआरटी की हर एक लाइन आपको बार बार पढ़नी है, जब तक याद ना हो जाए तब तक पढ़नी है एनसीईआरटी ना, कम से कम उसको बहुत अच्छे से पढ़ते जाना बच्चों ना। चलो स्केलेटल में 206 हड्डियां, स्केलेटल में सबसे पहले अपन ने कहा एक्सियल में 80, एक्सियल में, तो एक्सियल की 80 हड्डियों को अपन ने पढ़ना चालू किया बच्चों। उसमें अपन ने कहा जो बॉडी की एक्सिस में है, जो बॉडी की, उसमें सबसे पहले अपन ने कहा स्कल एंड एसोसिएटेड बोन्स, स्कल एंड, उसमें अपन ने कहा क्रेनियम इज मेड अप ऑफ 8 बोन्स, हाउ मेनी बोन्स, फेस इज मेड अप ऑफ 14 बोन्स, हाउ मेनी बोन्स, ईयर ओसिकल में 3 इधर है 3 इधर है, और एक हड्डी का नाम है हायोइड जिससे अटैच है टंग, क्या अटैच है, इन 29 बोन्स को अपन ने पढ़ा, साथ में थोड़े से जॉइंट कहा, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, बॉल एंड इनकस और स्टेपीज के बीच में, इनकस और स्टेपीज के, वेरी गुड बच्चों। उसका कहा मेलियस और इनकस के बीच में मिलता है हिंज जॉइंट, कौन सा जॉइंट मिलता है, और क्रेनियम की हड्डियों को जोड़ने वाले जॉइंट को नाम किया फाइब्रस या सूचर, फाइब्रस या, सिर्फ इतने से जॉइंट अभी तक अपने पास आए हैं बच्चों। आज इसके आगे की कहानी को अपन पढ़ेंगे, उसका नाम है स्टर्नम, क्या नाम है। उससे पहले कुछ बेसिक से डाउट अपन ने देखे थे बच्चों, सीधे बैठो। ह्यूमन की जो स्कल है इसमें एक फोरामेन है, फोरामेन ऑफ मैग्नम, फोरामेन ऑफ, अपना स्कल डाइकोंडाइलिक या मोनोकोंडाइलिक, डाइकोंडाइलिक, दोबारा बोलो। आज जरूरत पड़ेगी बच्चों की, कॉन्डाइल दो है, कॉन्डाइल, उसको अपन समझेंगे भी सही। आज अपन पढ़ेंगे वर्टिब्री के बारे में जिनके नंबर 26 हैं, स्टेनम के बारे में जिसका नंबर 1 है, एंड रिब्स के बारे में जिनके नंबर 24 है। सिर्फ आज अपन यही चीजें पढ़ेंगे, इसके बाद अगले लेक्चर से अपन अपेंडिकुलर पढ़ना चालू करेंगे। बोलो स्टर्नम, जोर से बोलो बच्चों। स्टर्नम हमेशा होती है 15 सेंटीमीटर लंबी, कितनी लंबी, बॉडी के बिल्कुल बीच में है, बॉडी के बिल्कुल आगे है या पीछे है, आगे है, तो अपन ने कहा डोर्सल, क्या कहा, लाओ ये क्या पगलो, ये एक फ्लैट बोन है, ये एक, ये लाइन सिर्फ इसलिए से याद रखो बच्चों क्योंकि आप बनने वाले हो डॉक्टर, क्या बनने वाले हो, जब आप डॉक्टर बनोगे बच्चों कई बार आपको पेशेंट के ब्लड सैंपल लेने होंगे। अब बिलिरुबिन बिलीवर्डिन चेक करना है, ग्लूकोज चेक करना है तो वेन से निकाल लो, लेकिन आपको कोई ऐसी बीमारी का पता करना है जो आपको लगता है कि जहां ब्लड बन रहा है वहीं से लेना पड़ेगा,
तो आप उसको लेना पसंद करोगे स्टर्नम से। कहाँ से बच्चों? क्योंकि इस जगह पे होती है, यहाँ से पंचा के बड़ को निकालना हमेशा इजी टास्क रहेगा एज ए डॉक्टर। तो अपन ने कहा स्टर्नम एक फ्लैट बोन है, स्टर्नम एक। अगली एक लाइन सुनो बच्चों, इसका आगे वाला पार्ट, वैसे बोलो इसका आगे वाला बोलो या ऊपर वाला पार्ट बोलो बच्चों, होता है चोकोर, होता है चोकोर है। इंग्लिश में से एक स्पेशल नाम से कहा गया मेनुब्रियम। क्या कहा बच्चों? मेनुब्रियम। जोर से बोलो, मेनुब्रियम। क्या कहा बच्चों? ऊपर वाला ब्रोड या चोकोर पार्ट कहलाता है मेनुब्रियम। क्या कहलाता है बच्चों? बीच वाला बड़ा हिस्सा कहलाता है बॉडी। क्या कहलाता है? बॉडी। क्या कहलाता है? नीचे वाला छोटा सा हिस्सा कहलाता है जीफॉइड प्रोसेस। क्या कहलाता है? इवन बच्चों ये इतना कम इंपॉर्टेंट है कि डॉक्टर खुद भी इसका नाम याद करना नहीं चाहते आजकल। तो कहते हैं क्यों पढ़ना, सिर्फ बोलो स्टर्नम। जोर से बोलो। ऊपर है तो नाम रख दो प्रोस्टर्नम। क्या नाम रख दो? बीच में है तो रख दो मीजोस्टर्नम। क्या नाम रख दो? और नीचे है तो नाम रख दो मेटास्टर्नम। क्या नाम रख दो बच्चों? किडनी में पढ़ा था, रिवीजन हो जाएगा इसलिए बोला। ऊपर है या आगे है तो प्रो, मीजो, मेटा। किडनी भी 3 टाइप की होती है ना, प्रो। बताओ ह्यूमन की किडनी कैसी है? मेटानेफ्रिक। कैसी है? वेरी गुड। अपने का प्रो मीजो मेटा। क्या कहा? प्रो मीजो मेटा। अरे जोर से बोलो मेरे बेटा। इस स्टर्नम से बच्चों आगे की तरफ आके जुड़ती हैं रिब्स। क्या जुड़ती हैं? हे लाला जोर से बोलो। एक छोटी सी मेरे साथ बोलोगे क्या? ह्यूमन की रिब। जोर से बोलो। ऊपर वाली 7 पेयर, ऊपर वाली आगे की तरफ जुड़ी है स्टर्नम से, आगे की तरफ जुड़ी है। आगे का मतलब समझ रहे बच्चों? डोर्सल या वेंट्रल? अरे डोर्सल या वेंट्रल। जबकि पीछे या डोर्सल में, पीछे या ये जुड़ी होती हैं वर्टिबल कॉलम से। किससे जुड़ी हैं? तो वापस से इस लाइन को रिपीट कर रहा हूं, एग्जाम में 2 बार आया हुआ सवाल इसलिए याद करना। बोलो ऊपर वाली 7 पेयर। जोर से बोलो तो। अरे ऊपर वाली जुड़ी है आगे की तरफ स्टर्नम से, जुड़ी है आगे की तरफ। एक तरफ तो वर्टिब्री से, एक तरफ तो वर्टिब्री से शब्द आया वर्टिब्रो। क्या आया बच्चों? दूसरी तरफ किससे? तो नाम आया स्टर्नम। तो ऐसी रिब्स को कहा गया वर्टिब्रो स्टर्नल रिब्स। क्या कहा बच्चों? अरे तेज बोलो। ह्यूमन में वर्टिब्रो स्टर्नल रिब्स कितनी होती है? 7 पेयर्स। काउंटिंग में बोला था अपन ने कहा 1 4 14, 1 4। also called as true ribs, also called as। अगली कहानी बोलना चालू किया बच्चों 8 9 10। क्या कहा बच्चों? स्टर्नम से नहीं जुड़ी, स्टर्नम से वो बच्चों जाके जुड़ गई 7th के साथ विद द हेल्प ऑफ कार्टिलेज, विद द हेल्प ऑफ। पीछे जुड़ी है वर्टिब्री से, पीछे जुड़ी है तो वी शब्द तो आएगा बच्चों वर्टिब्रो। क्या आएगा बच्चों? लेकिन आगे स्टर्नम से जुड़ी क्या? जुड़ी है कार्टिलेज से। किससे जुड़ी है? तो ऐसी रिब्स को कहा गया वर्टिब्रोकॉन्ड्रियल रिब्स। क्या कहा? वर्टिब्रोकॉन्ड्रियल रिब्स, वर्टिब्रो। अरे वर्टिब्रो also called as false ribs, also called as, also called as। तो false ribs की डेफिनेशन सुनना बच्चों। ऐसी रिब्स जो आगे स्टर्नम से अटैच नहीं है। जो बोलो ऐसी रिब जो आगे स्टर्नम से अटैच। आगे या पीछे? स्टर्नम या वर्टिबल कॉलम? वर्टिबल कॉलम से तो सब अटैच है। जो आगे स्टर्नम से अटैच नहीं है कहलाती है फॉल्स रिब, कहलाती है। इसके बाद बच्चों अपन ने कहा 11 और 12, 11 और 12, 11 और। ये तो किसी से जुड़ी ही नहीं है, किसी से जुड़ी ही आगे की तरफ से, तो इन्हें कहा गया फ्लोटिंग रिब्स। क्या कहा बच्चों? अरे जोर से बोलो। अरे सारे बोलो। अरे फिर से बोलो। ह्यूमन में फ्लोटिंग रिब्स कितनी है? 2 नहीं 4। कितनी है? नंबर में पूछा तो बोला 4। क्या बोला? आखिरी सवाल जल्दी से आंसर देना। ह्यूमन में फॉल्स रिब्स कितनी है? कितनी है?
कितनी है? अरे पकड़ो 10। अबे बावलो, सिर्फ दिखावा मत देखो, मन की आंखों से देखो तो दिखाई देगा। ऐसी रिप जो आगे स्टर्नम से जुड़ी हुई नहीं है फॉल्स कहलाती हैं। 8 9 10 स्टर्नम से नहीं जुड़ी, 11 12 भी स्टर्नम से नहीं जुड़ी है। ये फ्लोटिंग होने के साथ साथ फॉल्स भी होंगी, होंगी नहीं होंगी? अब एनसीईआरटी की लाइन सुनो, 8 9 10 पेयर्स ऑफ रिब्स आर फॉल्स रिब्स, सही है। 8 9 10 एंड 11 12 ऑल्सो फॉल्स रिब, ये भी सही है। सही है नहीं है? सही है नहीं है? अब एनसीईआरटी में वापस कहूंगा बच्चों, इस बार नीट ने सिर्फ यही किया, एनसीईआरटी के शब्दों को तोड़ मोड़ के पेश किया है। तो 8 9 10 ओनली फॉल्स रिब आ जाए तो ये स्टेटमेंट गलत है या नहीं है? ओनली थोड़ी लिखा है एनसीईआरटी ने। एनसीईआरटी ने क्या लिखा? 8 9 10 फॉल्स होती है। उसने 11 12 को यदि फॉल्स नहीं कहा तो इसका मतलब थोड़ी ना होती नहीं है। उसने कहा हमने ओनली नहीं लगाया है। इसका सबसे बड़ा एग्जांपल सुनो, हो सकता है जो पढ़े लिखे बच्चों को उनको जल्दी समझ आ जाएगा। एक लाइन आपने सुनी होगी, डार्क बेड मसल में आता है, डार्क बेड लाइट बेड, डार्क बेड लाइट बेड। एक लाइन सुनी होगी, डार्क बेड में एक्टिन भी है मायोसिन भी है, एक्टिन भी है एंड, और एनसीईआरटी ने क्या लिखा है? डार्क बेड इज मेड अप ऑफ मायोसिन, सही है। यदि वो लिख रही डार्क बेड इज मेड अप ऑफ एक्टिन, सही है। यदि वो लिख रही डार्क बेड इज मेड अप ऑफ एक्टिन एंड मायोसिन, उसने ये थोड़ी ना लिखा बच्चों कि डार्क बेड इज मेड अप ऑफ ओनली मायोसिन। उसने लिखा मायोसिन है, यस। अब उसने एक्टिन नहीं लिखा, इसका मतलब ये नहीं है नहीं। उसने कहा मैं इतना लेवल पढ़ाना नहीं चाहती इसलिए क्योंकि 11वीं या 12वीं के छोटे बच्चे हैं। तो उसने कोई चीज नहीं लिखी, इसका मतलब ये नहीं है नहीं बच्चों। वो आपको समझना पड़ेगा कि वो क्या लिख रही है, और जो नहीं लिख रही है उसको कैसे समझना है। उसने ओनली लिखा तो स्टेटमेंट गलत होंगे बच्चों, वो ओनली नहीं लिखेगी। ठीक है, समझ पाओगे ऐसी बातें? अगली कहानी सुनो बच्चों, व्हाट इज दिस? वर्टिब्रो स्टर्नल रिब्स। व्हाट इज दिस? व्हाट इज दिस? इन 12 के अलावा 13 14 15 कुछ पेयर्स आने लग गए, वैसे आते नहीं है। तो इंसान देखेगा गोरिल्ला की तरह, किसी तरह दिखेगा? तो अपन ने कहा एक्स्ट्रा फ्लोटिंग रिब्स आल्सो कॉल्ड गोरिल्ला रिब्स। ह्यूमन में नॉर्मली नहीं होती, नॉर्मली नहीं होती, नॉर्मली। लेकिन फिर भी कई टीचर इंटरनेट के लिए पढ़ाते हैं तो मैंने भी बोल दी लाइन ना। अब कहानी को सुनो बच्चों, बोलो रिब्स, जोर से बोलो। रिब्स के लिए जो पढ़ा है वही चीजें वापस से बोलनी है ना। रिब्स पीछे की तरफ, जोर से बोलो। रिब्स जाके जुड़ती है वर्टिबल कॉलम से, जाके जुड़ती है डोर्सल में या वेंट्रल में? डोर्सल में या वेंट्रल में? तो इसका जो डोर्सल हिस्सा है बच्चों वो वर्टिबल कॉलम के लिए, और जो इसका आगे वाला या वेंट्रल वाला हिस्सा है वो किसके लिए है? स्टर्नम के लिए। किसके लिए है बच्चों? तो इसीलिए आगे वाले हिस्से को अपन नाम देते हैं स्टर्नल पार्ट, क्या नाम देते हैं? और इस वाले को नाम दे देते हैं वर्टिबल पार्ट, क्या नाम देते हैं? और उसको इजीली घुमाने के लिए उभार बना देते हैं। तुम्हें नाम याद नहीं करना कि टुबरकल है। जो बीच के बड़े हिस्से होते हैं किसी भी हड्डी के, वहां पे भी बॉडी नाम है, यहाँ पे भी बॉडी ही नाम रखा जाएगा हमेशा। बॉडी किसे कहा? अपनी बॉडी क्या है? मेन पार्ट। तो नेक के नीचे हमेशा क्या आती है? बॉडी। भाई ऊपर हेड होता है, ऊपर है हेड, बीच में छोटा सा हिस्सा है नेक, और बड़ा हिस्सा क्या है? बॉडी। ये ह्यूमन की बॉडी में हर जगह है। जैसे कि मैंने आपको नेफ्रॉन पढ़ाया, वोमेन कैप्सूल इसका आगे का हिस्सा, पीसीटी डीसीटी इसके मेन हिस्से। यदि मैंने नहीं भी पढ़ाया तो बीच में छोटी सी नेक कहीं ना कहीं होगी। नेक चाहे पढ़ाया जाए चाहे नहीं पढ़ाया जाए हमेशा होती है छोटी सी ना बच्चों। तो नेक कोई पढ़ाए चाहे ना पढ़ाए, वो सिलेबस में है नहीं इसलिए पढ़ते नहीं है बच्चों ना। जहां घूम जाती है उससे कहा एंगल। क्या कहा बच्चों? ये हर बॉडी की हर बोन्स के लिए फिक्स है कि जो बड़ा हिस्सा है वो बॉडी कहलाएंगे, ऊपर वाले हिस्से हेड कहलाएंगे, जहां से घूमती है वो एंगल कहलाएंगे। उन पे आपको बिल्कुल ध्यान नहीं देना, आपको तो सिर्फ एक लाइन ध्यान देनी है। बोलो रेप्स, जोर से बोलो। पीछे की तरफ स्टर्नम से जुड़ी, पीछे की तरफ लाएगा, पीछे की तरफ, आगे की तरफ। ये आगे पीछे का खेल ही गलत करा सकता है बच्चों आपको, बाकी तो हड्डी में कोई सवाल ही नहीं बनाने के लिए। एग्जामिनर क्या पूछ सकता है? यही बोल सकता है गलत, गलत ऐसे ही करा सकता है, आगे की जगह पीछे लिख दिया, पीछे की जगह आगे लिख दिया। जैसे कि सवाल आया और आप में से अधिकतर बच्चों को बताओ कि अधिकतर एलन के जो अच्छे बच्चे हैं उनका ये सवाल गलत हो गया। इवन तुम्हें लगेगा कि सर आसान सवाल है, लेकिन बच्चों जब एग्जाम समय पर आदमी का दिल धक धक कर रहा होता है ना, तो उसको वो छोटी सी गलती भी पकड़ाई भी नहीं आती जो उसने छापी। एनसीईआरटी की लाइन है वैसे तो होने में, लेकिन फिर भी अधिकतर बच्चों ने तो छोड़ो, एलन के कई टीचरों ने ही, इवन जब सबसे पहले हमारे हाथ में पेपर आया कि सर आपको आंसर की बनानी है, उसमें हमसे ही पहली बार में तो उसका आंसर गलत ही निकला एकदम से। तो लेकिन फिर वाली बात है कि जब ढंग से देखा गया तो उस गलती को पकड़ा गया ये नहीं सुनना बच्चों गलती क्या करी बच्चों ने। अधिकतर बच्चे ही जानते हैं कि ब्लड का कोड बनता है भाई सब। क्या बनता है? ब्लड का कोगुलम बन गया, उस समय धागे नुमा संरचनाएं बनती है, ये भी बड़ा होगा।
अब ये लाइन क्या है कि जब ब्लड क्लॉट होता है तो उसमें धागे नुमा संरचनाएं बनती है जो फाइब्रिन बनाता है। ये सबके दिमाग में सेट होता है कि फाइब्रिन बनाता है, लेकिन उसमें क्या आया, क्लोट बनता है जिसमें धागे नुमा संरचनाएं बनती है जैसे थ्रोम्बिन बनाता है। अब देखा जाए तो कहीं ना कहीं थ्रोम्बिन भी ब्लड क्लोटिंग की एक स्टेप का नाम है, फाइब्रिन उसकी एक स्टेप का नाम है। तो आदमी के दिमाग में ये होता है कि हाँ क्लोट बनता है, धागे बनते हैं, थ्रोम्बिन और फाइब्रिन को बनवाते हैं। भाई फाइब्रिन को बनाने के लिए जिम्मेदार कौन है, थ्रोम्बिन। लेकिन धागा एग्जैक्ट में किसने बनाया, फाइब्रिन। और नीट में आते सवाल क्या था कि जब क्लोटिंग होती है धागे नुमा संरचनाएं बनती है, वो थ्रोम्बिन से बनती है। गलत, वो फाइब्रिन से बनती है। किससे बनती है बच्चों, लेकिन दिमाग में आदमी को होता है क्लोट, धागा और थ्रोम्बिन और फाइब्रिन। अब उसमें ये नहीं होता कि नीचे वाली स्टेप फाइब्रिन है, ऊपर वाली स्टेप थ्रोम्बिन है, क्योंकि ये तो पढ़ते हैं कि केस थ्योरी 3 स्टेप में होती है। लेकिन आदमी जल्दबाजी में इतना ध्यान नहीं देता कि ऊपर वाली पूछिए नीचे वाली पूछिए। बच्चों ना, आदमी ने देखा आंसर, देखा देखा लगा लगा दिया टिक। तो जल्दबाजी नहीं करनी ना, आपको हर एक वर्ड ढंग से कैच करना है कि आगे लिखा है या डोर्सल लिखा है या वेंट्रल लिखा है, पीछे लिखा है या डोर्सल लिखा है या वेंट्रल लिखा है। कर पाएंगे बच्चों। अब एक लाइन सुनना बच्चों ना, पीछे की तरफ, जोर से बोलो बच्चों, लला फिर से बोलो। जुड़ने के लिए बच्चों हर रिब बनाती है हेड। क्या बनाती है, हेड। एक्चुअली में हेड के लिए एक वर्ड आता है बच्चों सिफेलिक। क्या आता है, ये वर्ड आपने पढ़ा होगा, सिफेलोपोड मोलस्का, जिसमें हेड होते हैं। तो दो हेड हैं। कितने हेड हैं, एक अपन ने कहा बच्चों अपर हेड। क्या कहा बच्चों, एक को अपन ने कहा लोअर हेड। क्या कहा बच्चों, बोलो कितने हेड हो गए। तो ह्यूमन की रिब के पास कितने हेड हैं, दो हेड की वजह से बच्चों कुछ मेडिकल किताबें और इवन एनसीईआरटी भी इससे एक नाम और लिखती है, ह्यूमन रिब्स आर बाइसिफेलिक। ह्यूमन रिब्स आर, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बाइसिफेलिक, टू हेड। बाई का मतलब दो, सिफेलिक का मतलब हेड, अपर हेड एंड लोअर हेड। दोबारा बोलो, अपर हेड एंड। अपने सिलेबस में एनसीईआरटी ने सिर्फ इतना सा लिखा है बच्चों कि ह्यूमन के पास जितनी भी रिब होती हैं उनके पास दो हेड होते हैं। कितने हेड होते हैं, कितने हेड होते हैं। अपना यूजी लेवल यही खत्म हो जाता है बच्चों, लेकिन मॉड्यूल में कुछ एक्स्ट्रा जो इन्फॉर्मेशन दी गई है, अब मैं नहीं पढ़ाऊंगा तो आप बोलोगे सर आपको आ नहीं रहा क्या, तो एक बार सुना रहा हूँ ना, इच्छा हो तो बनाना वरना मत बनाना, ठीक है। बोलो बच्चों, अपन ने बना दी वर्टिब्री। क्या बना दी बच्चों, सुनना बच्चों, गर्दन में होती है तो उसे बोलते हैं सर्वाइकल। क्या बोलते हैं, अगले हेडिंग में सारे नाम आएंगे कि ह्यूमन के पास सर्वाइकल 7 होती हैं। सुना तो होगा इतना तो। थोरेसिक 12 होती हैं, थोरेसिक। लंबर 5 होती हैं। सैक्रम पहले 5 थी, जुड़ गई, एक हो गई। कोकिक्स पहले 4 थे, जुड़ गई, एक हो गई। नाम तो सुने होंगे ना। अब थोरेसिक 12 बनानी है। अब 12 बनाने का टाइम है नहीं, इतना ज्यादा टाइम खराब करेंगे नहीं अपन, तो अपन ने डॉट डॉट लगा दिए बच्चों, मुझे लिख दी टी 12। ठीक है, एक एक्स्ट्रा पॉइंट है, थोड़ा सा मुश्किल लगेगा यदि आपने ढंग से नहीं सुना था ना, सिर्फ सुनना कोशिश करना, समझ में आ जाए ना। रटना नहीं है, घर जाके दोबारा रिवाइज भी नहीं करना, लेकिन सुनने से क्या आदमी को कॉन्फिडेंस आता है कि वाह यार, मतलब एमबीबीएस के जो फर्स्ट ईयर में जो 1 महीने तक चीज पढ़ाई जाएगी वो किस लेवल पे जाके पढ़ाई जाती है। एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ बस मैं बच्चों। बोलो, रिब जुड़ेगी पीछे आके वर्टिबल कॉलम से, फिर पीछे की तरफ कैसे जुड़ेगी, वर्टिबल कॉलम। ये वर्टिबल कॉलम का एक रफ सा डायग्राम बना दिया अपन ने। एक लाइन बोलो बच्चों, हर रिब के पास दो हेड है। हर रिब के पास, और ये लाइन तो एनसीईआरटी ने लिखी है। अब कोई पूछे सर दो हेड का फायदा क्या है, तो सिर्फ समझा रहा हूँ कि दो हेड कहाँ जाके घुस रहे हैं। सुनना बच्चों, दो हेड है। कितने हेड है, अब दो हेड है तो इनके घुसने के लिए जगह चाहिए, गड्ढे चाहिए। तो सुनना बच्चों, हेड जिस गड्ढों में घुसते हैं उन्हें एक स्पेशल नाम से जाना जाता है, डेमी फैसिड। जोर से बोलो, अरे जोर से बोलो, अरे सारे बोलो, अरे फिर से बोलो। डेमी फैसिड। क्या कहा बच्चों, व्हाट इज डेमी फैसिड, जहां पे रिब्स के हेड घुसेंगे। जोर से बोलो, जहां पे रिब के हेड घुसेंगे, जहां पे रिब के हेड, रिब के पास हेड कितने हैं। अब सुनना बच्चों, इसीलिए वर्टिब्रे को गड्ढे भी दो टाइप के बनाने पड़ेंगे। ऊपर बना तो अपर डेमी फैसिड, नीचे बना तो, दोबारा सुनो, कितने हेड है, इसीलिए रिब को गड्ढे भी कितने बनाने पड़ेंगे, सॉरी वर्टिब्रे को गड्ढे भी कितने बनाने पड़ेंगे। ऊपर बनाया तो अपर डेमी फैसिड, नीचे बनाया तो, ऊपर बनाया तो, नीचे बनाया तो। पक्का, इतना समय आ गया, सबको आ गया। दोबारा समझाऊं कुछ, पक्का। बस एक लाइन सुनना बच्चों, भूल जाना उसके बाद चाहे। सुनो, व्हाट इज दिस, अपर हेड या लोअर हेड, व्हाट इज दिस,
लोअर डेमी फैसिट ऊपर वाली का या नीचे वाली का? ऊपर वाली का। उस लाइन को बोल रहा हूँ स्टेटमेंट की फॉर्म में ना, वैसे बहुत भयंकर टेक्निकल लाइन है, लेकिन होपफुली अब समझ जाएंगे कई बच्चे तो। अपर हेड, जोर से बोलो, अरे जोर से बोलो। अपर हेड अपर वर्टिब्री के लोअर डेमी फैसिट में घुसा। सही है? अरे सही है, कभी कभार सही पढ़ा देता हूँ, हमेशा मेरी क्षमताओं पर विश्वास मत करो। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ बच्चों। अपर हेड अपर वर्टिब्री के लोअर डेमी फैसिट के साथ, जबकि लोअर हेड लोअर वर्टिब्री के अपर डेमी फैसिट में घुसा। नहीं बोल तो सही रहा हूं मैं, तुम्हें समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है ये पूछा? सही में आ रहा है? दोबारा बोलोगे? बोलो तो एक बार। अपर हेड अपर वर्टिब्री के लोअर डेमी फैसिट के साथ, जबकि लोअर हेड लोअर वर्टिब्री के अपर डेमी फैसिट के साथ जॉइंट बनाता है या उसमें घुस जाता है। भूल जाओ सब। अब देखो मॉड्यूल में लिखा हुआ है, मैं नहीं बोलता था, तुम बोलता कि सर आता नहीं है क्या, लेकिन वाक्य में सोचो कि एग्जामिनर सवाल क्या बनाएगा इसमें। एग्जामिनर के पास ऑप्शन ही नहीं है, 4 ऑप्शन बनाएगा कैसे डायग्राम को लेके, कैसे स्टेटमेंट को लेके, इसलिए एग्जाम में आने की गुंजाइश नहीं है। लेकिन मॉड्यूल की कोई लाइन है, फिर तुम बोलो सर पढ़ाई क्यों नहीं, तो मैंने बता दी कि मैं पढ़ा सकता हूँ। इवन उसमें भी मैं तो और टेक्निकल चीज भी पढ़ा सकता हूँ, उसमें भी जो कई बच्चे हैं जो देख पा रहे होंगे देखना। यदि ऐसा है कि अपर हेड अपर वर्टिब्री के लोअर डेमी फैसिट के साथ लोअर हेड लोअर वर्टिब्री के अपर डेमी फैसिट के साथ जॉइंट बनाता है, तो फिर ढंग से देखने पे दिखाई देगा C7 है ओनली लोअर डेमी फैसिट एंड T12 है ओनली अपर डेमी फैसिट। कभी कभार सही पढ़ा देता हूँ, मैं बता रहा हूँ तो। शब्दों की भाषा मत जाओ, देख लो इतनी जल्दी भी बोल सकता हूँ। अरे आसान है यार। जब पहली वाली ये है तो उसके ऊपर गड्ढे की जरूरत ही नहीं है ना, तो C7 में से गड्ढा नीचे मिलेगा क्योंकि ये पहली पसली है। यदि मैं 12वें नंबर की बना दूं यहाँ, तो 12वीं का लोअर हेड लोअर के सिर्फ अपर में घुसेगा, उसके नीचे कोई है ही नहीं, तो C7 है ओनली लोअर डेमी फैसिट एंड T12 है ओनली। लेकिन वापस कह रहा हूँ बच्चों, ऐसे सवाल तो एसआरजी लेवल में भी पूछे नहीं जाएंगे, तो आप सोचो कि इसे पढ़ा दो, तो पढ़ने के लिए ना तो टाइम है, लेकिन मॉड्यूल में लिखा हुआ है। ऐसी चीजें अपन बच्चों सिर्फ पहले इसलिए छापा करते थे क्योंकि पहले एम्स का पेपर हुआ करता था, पेपर को मॉड्यूल को डाइल्यूट किया गया। लेकिन आपको पता है मॉड्यूल इस साल छापे गए डाइल्यूट करके, हल्के करके। लेकिन आप 11वीं में ही भारी पड़ के आ गए, अब उनसे हल्का में पढ़ाऊं तो तुम्हें डाइजेस्ट नहीं होगा, इसलिए मॉड्यूल में रखे गए हैं। इसलिए मैं भी पढ़ा रहा हूँ और इसलिए आप पढ़ भी रहे हो। इच्छा हो तो नोट कर लेना, वरना स्किप। बाकी एक बार बताओ, ऐसी चीजें पढ़ोगे तभी तो मजा आता है यार, तभी तो पढ़ने का माहौल बना रहता है। इमरान भैया का कहना है फिजाज का एसी बंद कर दो। इमरान शरीफ भैया कह रहे हैं फेज का एसी बंद कर दो। दुश्मनी होगी तुम्हारे से। और ऐसी मस्ती कर रहे होंगे, इनके दोस्त होंगे। जिंदगी में मस्ती मजाक चलता रहना चाहिए, क्योंकि नीट में बच्चों आपको पॉजिटिव एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। ताकि वो प्रॉपर तरीके से अटैच रहे, इसीलिए है बेटा। क्या? अरे भैया मेरे 12 जो है वो फ्लोटिंग है, वो आगे से अटैच नहीं है, पीछे से तो सारी अटैच है। जो पीछे है, आगे से तो कुछ भी अटैच नहीं है, आगे से 8 9 10 भी नहीं है। ये अपन अटैचमेंट जो सीख रहे हैं वो पीछे से सीख रहे हैं। भाइयों मेरे डोर्सल वेंट्रल में मत उलझ जाना। ये जो जे भी है ना, जे 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 भी बनाया आपने, जे जे सब पीछे का है। 12 की 12 पीछे से जुड़ती हैं। भाइयों मेरे, मैंने मॉड्यूल की लाइनों को पढ़ाया है, वो भी वो वाली जो क्या पढ़े थे अपन, जिप्स। जिप्स की एनसीईआरटी की लाइनें पढ़ के सुना देता हूँ तुम्हें ना। जिप्स 12 पेयर होती हैं, ये थिन और फ्लैट बोन होती हैं,
जो पीछे की तरफ है डोर्सली वर्टिबल कॉलम से और आगे की तरफ है वेंट्रली स्टर्नम से जुड़ी है। इसमें 2 आर्टिकुलेशन सरफेस होती हैं, एक पीछे से और एक, अच्छा इसमें एंड, इसमें पीछे की तरफ 2 हेड हैं। इसी को अपन ने क्या कहा, बाई सिफेलिक एनसीआरटी की लाइन है, ठीक है। फर्स्ट 7 पेयर ऑफ रिब्स आर कॉल्ड ट्रू रिब्स। Dorsally they attach the thoracic vertebrae and ventrally connected to the sternum with the help of hyaline cartilage. Heart note thus do not articulate directly with the sternum, but join the 7 rib. They help with the hyaline cartilage, vertebrochondral or false ribs. Last 2 pairs of ribs are not connected ventrally and therefore called floating ribs. Thoracic. अभी हटा दी क्या सब यार? अच्छा सॉरी हटाई नहीं, एक्चुअली में अपन को जरूरत पड़ेगी थोड़ी सी इनकी वर्टिब्री को समझने में ना, इसलिए मैंने आपको बताया ये है कि डेमीफेसिट क्या है। ये आपको याद करना, डेमीफेसिट क्या है बच्चों? रिब के हेड को जोड़ने के लिए जो जगह बनी, दोबारा बोलो, रिब के हेड को जोड़ने के लिए जो जगह बनी है ना, अभी एक्चुअली में एक छोटी सी लाइन है, बोनी डिप्रेशन, ये नहीं चल जाएगा बिल्कुल भी, और जलने की बदबू मुझे आ रही है, तुम्हें भी आ रही है, बिल्डिंग जैसी तो क्या ऊपर काम चला हुआ इसलिए आ रही होगी। भाई आग वाग लगे तो निकल लेना, टीचर का सम्मान वम्मान की कोशिश मत करना, जान है तो ही जहान है, सम्मान वम्मान तो सब बाद में दे देना तुम। नहीं ऐसे एक बार एलन में अर्थक्वेक आ गया, कुनाडी की बिल्डिंग में भूकंप आ गया, भूकंप। एक्चुअली में एलन की जो पुरानी जो कुनाडी की बिल्डिंग है वो थोड़ी सी एग्रीकल्चर लैंड को काट के बनाई गई थी, उस समय वहाँ खेती बाड़ी होती थी, तो किसी कॉलोनाइजर ने वहाँ एक बड़ी सी प्रॉपर्टी बना दी वहाँ पे ना, हॉस्टल्स बना दिए, और फिर एलन वालों से कहा एक बिल्डिंग बना दो आप, हम आपको जगह फ्री में दे देते हैं। मतलब ठीक है बना दो, बिल्डिंग बनाने में क्या जा रहा है। उनको लगा कि बिल्डिंग बनेगी तो बच्चे आएंगे तो हॉस्टल चल जाएंगे अपने, इसलिए उन्होंने जगह दे दी, उन्होंने बना दी एग्रीकल्चर पे, अब बना दी जल्दी जल्दी, पढ़ा रहे हमें को चढ़ाया गया वहाँ सूली के, सबसे पहले आप ही हो हमारे बड़े योद्धा, जाओ विजयी भव। वहाँ पहली बार तो छठे माले पे क्लास, और पैदल पैदल जाना पड़ता था। अब पैदल जाने में भी जोर नहीं आता, दिक्कत यह थी कि बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन चल रहा था, तो बीच में से वहाँ बेलदार लोग भी जा रहे हैं, सीमेंट भी जा रहा है, रेती भी जा रहा है, बच्चे भी जा रहे हैं, टीचर भी जा रहे हैं, तो कई बार बच्चों को क्या खुन्नस होती है, टीचर के पीछे से लात दे लेते थे, अरे सॉरी सर आप थे क्या, पता नहीं था सर आने की वजह से समझ, और छठे माले पे जाना फिर उससे उसे पढ़ाना, आदमी वैसे गर्म हुआ रहता है, और पढ़ाओ उसके बाद बच्चे कहते सर ये क्या लिखा है वो क्या लिखा है। तो ऐसे एक भैया बोले पढ़ाते ही, अरे सर पंखा हिल रहा है, तो दिमाग तो गर्म था नहीं, लपा पड़ेगा एचीवे में आगे फेल हो जाते हो, समझ नहीं आती है बार बार, तो अभी तुम्हें पंखे दिखाई दे रहे हैं इस पे ध्यान दो, पंखा थोड़ी ना आएगा तुम्हारे एग्जाम में, तो ये सवाल आएगा। और उसको डांट डुटा के मैंने कि बनाओ डायग्राम सब, और मैं खड़ा हो गया आराम से। वो तो भाई साहब मैंने देखा वाकई में दिमाग में जो एकदम से ना दरार पड़ी एकदम से, मैंने कहा ढंग से बनाओ बच्चों डायग्राम, वेरी गुड। वहां गया, उसके बाद मैंने कहा भागो, क्योंकि बताओ सीढ़ियाँ कॉमन है, यदि मैंने पहले बोल दिया भागो तो ये आरामखोर बच्चे ही है, ये तो छठे माले से बड़ा धक्का देते थे आरामखोर को, और कि दे दो धक्का उसमें क्या, क्योंकि बोले कैसे गिरा, कैसे भाग रहे थे भूकंप के चक्कर में गिर गए, तो पहले मैं भागा, उसके बाद बच्चों को मना क्या भागो। तो दिन बच्चे बोले सर बड़े हरामी आदमी निकले आ रहा कि खुद निकल लिए पहले ही, बाद में हमसे करो भागो। नहीं ऐसी बात नहीं, अभी भी अवशेष है वहाँ उस भूकंप के, अभी भी इधर के जो 1 नंबर कमरा है वहाँ का, रूम नंबर 1 है, वहाँ दरारें पड़ी हुई है अभी भी लंबी लंबी बहुत, क्या बाद में तुमको रिपेयर कर दिया गया, लेकिन ऐसा ना कि जमीन बैठक लेती है कई बार, उसको कितना भी रिपेयर कर दो इतनी अच्छे से रिपेयर हो नहीं पाती वो चीज़, कभी भी दरारें तो दिख जाती है। फिर उस दिन तो वहाँ छुट्टी कर दी गई 1-2 दिन तक। बच्चों तो जिंदगी में चीज याद रखना, सम्मान तभी है जब आदमी जिंदा है, मरे हुए को तो सभी बढ़िया बोलते हैं, इसलिए क्या जिंदा रहना जिंदगी की फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए, बाकी सब सेकेंडरी है। पैसा कमाना, नीट का एग्जाम क्लियर करना, डॉक्टर बनना, डॉक्टर बनाना, ये लड़ाइयाँ तभी हैं जब तक अपन जिंदा है, तो पहला काम तो पूरा करता है ढंग से। इसलिए स्वस्थ रहे, मस्त रहे, फिर थोड़ा सा समय मिल जाए तो पढ़ाई में व्यस्त रहे। नहीं हिंदुस्तान तो सुनसान नहीं होगा बेटा, खूब है यहाँ, चिंता ही मत करो। चाइना में एक ही चीज से तो आगे आ रहे हैं अपन बस, तो उसने कहा ना हेल्थ मतलब कि 2023 में इंडिया वर्ल्ड नंबर 1 हो जाएगा पॉपुलेशन में, चलो किसी में तो फर्स्ट आ रहे हैं अपन, वरना साला इतनी भीड़ होके भी क्रिकेट में भी फर्स्ट नहीं है अपन। मैंने अभी देखा कि अपन क्रिकेट में भी थर्ड रैंक पे आ गए हैं यार, सेकंड पे आ गए क्या?
एक सूर्यकांत यादव भी आया बेचारा, विराट कोहली तो बिल्कुल नीचे जाए जा रहा है आज के यार, एक के बाद एक। कल तो ऋषभ पंत जोरदार खेला है यार। अबे तुम सोए तो होंगे, हम तो 2 बजे तक आंसर की बना रहे थे बैठ के, और सुबह वापस क्लास लिए। उसमें भी बच्चे कहते हैं सब गुस्सा क्यों हो रहे हो। अरे यार मैच का देखना, इतना पैसा कमाओ कि साला लाइव मैच जाके देखो, लंदन वंदन जाके यार, एकदम एकदम पड़े हुए हो घास में एकदम, लाइव देखो फिर देखना ही है तो भाई, शौक है तो शौक बड़े रखो यार। नहीं है क्या, लाइव देखो फिर यार। जो अमीर लोग थे वर्ल्ड कप का देखने गए थे सेमीफाइनल, तो वो अलग बात है कि इंडिया हारेगी, वरना फाइनल के भी टिकट थे कई लोगों के तो। ऐसा नहीं था, इंडिया कोई बड़ा मैच जब हार जाती है तो फिर 2-3 मिनट तक लगता है यार देखूंगा ही नहीं साला मैच आइंदा से, पहले फर्जी फर्जी नए नए लोग आ गए। फिर 1-2 महीने बाद जब जीतने लगती है, अरे नहीं नहीं यार, जैसे सचिन ने रिटायरमेंट लिया था तो हम लोग ने तो ये सोचा कि क्रिकेट देखना बंद कर देंगे यार, क्या मतलब है। फिर माही आया, माही मार रहा है, माही मार रहा है। फिर माही गया, फिर डिप्रेशन आया थोड़ा सा यार। फिर कोहली आया। हाँ आजकल रोहित शर्मा जी चल, वो भी चलते तो है, कभी कभार ही है। तो बच्चों, परिवर्तन प्रकृति का नियम है, ये होता रहेगा। हर नाम रिप्लेस होने के लिए बना है, हर नाम रिप्लेस होता है। पहले टॉपर अलग थे, फिर टॉपर अलग हो जाएंगे, नए नाम याद कर लिए जाएंगे। इसलिए बच्चों, अपने नाम को जल्द से जल्द चमकाएं और इस जिंदगी के मजे लें। वो जाइगोफाइसिस कहाँ पढ़ाया मैंने? अभी तो जाइगोफाइसिस तो आया ही नहीं बेटा मेरे। जाइगोफाइसिस आना बाकी है अभी, आने बाकी है मतलब बेटा भी। मैं तो ये सोच के घबरा रहा हूँ कि पढ़ाऊँ कैसे हो। जब से पढ़ा रहा हूँ तब से बच्चे मुझे ऐसे घूर घूर के देख रहे हैं कि ये हरामी ना हिंदी में पढ़ा रहा है ना अंग्रेजी में पढ़ा रहा है, चाइनीज में भी पढ़ा रहा है। ऐसा नहीं है प्री जाएगो पफाइसिस, नाम है पो पो पो, प्री जाएगो पफाइसिस पोट जाएगो पफाइसिस के बीच में ग्लाइडिंग जॉइंट बनता है। तो कई बच्चे तो सोचेंगे चाइनीज में पढ़ा रहा है आज ये। अभी आएंगे सारी लाइन है। अपर हेड, अपर वर्टिब्री के लोअर डेमी फेसिट के साथ, अभी तो बहुत सारे हैं। अपर वर्टिब्री का पोस्ट जाइगोफाइसिस लोअर वर्टिब्री के प्री जाइगोफाइसिस के साथ ग्लाइडिंग जॉइंट बनाता है। इतनी टेक्निकल पढ़ नहीं पाओगे तो सिर्फ एक लाइन बोलेंगे वर्टिब्री के बीच में ग्लाइडिंग जॉइंट बनता है बस। देखो समस्याओं का समाधान ढूंढने के लिए तो हमें, हाँ लाला, नहीं आएगा यार, एक्टिव लगा तो फिर आ जाएगा तो यार, एक्टिव आएगा ना फिर। नोट कर लिया? कितने बच्चे नोट करें, हाथ खड़ा करो। और जो नोट नहीं करें तो अपने डाइजेशन का कोई डाउट है पूछ लो यार। बहुत भयंकर है यार, कौन उठे यार, बुढ़ापा बहुत आ गया भाई मेरे। अरे हवा खा लेना थोड़ी तो यार। है पेरिटोनियल, किडनी की इनिशियल लेवल पे सही करने के लिए किया जाता है। कहाँ से पढ़ लेते हो तुम ऐसे शब्द यार? हीमोडायलिसिस की इनिशियल स्टेज है, हीमोडायलिसिस की इनिशियल स्टेज है। या तो इससे संभल गया तो ठीक है, इससे नहीं संभला नेचुरल तरीके से करते हैं, वरना फिर आर्टिफिशियल जाना पड़ता है। कौन सा 7? एमाइलेज कहाँ पढ़ाया मैंने तुमको? गैस्ट्रिक जूस में कौन से 3 एंजाइम पढ़ाए मैंने तुमको? लाइपेज, पेप्सिन, ऑर्गन, प्रोरेसिन। डिस्क्रिप्शन का है? एफरेंट डिफरेंट का डायमीटर वाला है क्या? इसका आंसर ऑल ऑफ दिस जा रहा है, दे दो उधर ही। एफएन का डायमीटर ज्यादा है, इफेंट का कम है, तो जितना आया उतना जा नहीं सकता, क्योंकि उतने में रेजिस्टेंस आ गया तो बीच में रुक गया, तो उसकी वजह से फिल्ट्रेशन हुआ, सही है। उसकी वजह से जब वापस आया तो प्रेशर लगा, उसकी वजह से नीचे गिरा, ये भी सही है। स्टेटमेंट सारे सही है।
ये टाइप्स ऑफ सेक्स हार्मोन होते हैं बहुत सारे अलग अलग। कोर्टिसोल अलग है, कोर्टिसोन अलग है। क्रिटिकल कंडीशन में मिलती ही है। कीटो यूरिया होना ही तो इंडिकेशन है कि डायबिटीज बहुत सीवियर लेवल पे जा रहा है। अगली हेडिंग लिखो, अगली हेडिंग का नाम लिखो बच्चों। रिप्स के लिए लिख लेना बाइसिफेलिक है, 12 पेयर्स हैं, ये तो समझ गए ना। कौन ट्रू है कौन फॉल्स है, एक्चुअली में नीट में सवाल आया हुआ इसलिए आराम से बना लो। वीएस का पूरा नाम बोलो एक बार दोबारा। वर्टिब्रो स्टर्नल रिब्स। वीसी का नाम बोलो एक बार। हिपोकॉन्ड्रियल रिब्स। नोट कर लिया बच्चा सब कुछ। अगली कहानी का नाम लिखो, वर्टिबल कॉलम। हटा दो, ये वाला हटा दो, पक्का। वर्टिबल कॉलम लिखा बच्चों। पेन नीचे रखो, पहले सुनना फिर बनाना। बोलो बच्चों, ह्यूमन की वर्टिबल कॉलम को बनाने के लिए जो छोटी छोटी हड्डियां हैं कहलाती हैं वर्टिब्री। क्या कहलाती हैं? यदि वर्टिब्री को बहुत ध्यान से देखा जाए तो जो गर्दन को बनाने वाली होती हैं उसे कहा सर्वाइकल। क्या कहा बच्चों? बोलो बच्चों, जब मैं छोटा बच्चा था बड़ी शरारत करता था, इनके नंबर 7 थे, इनके नंबर। अब मैं बड़ा हो गया हूँ, बड़ी शरारत करता हूँ, फिर भी इनके नंबर 7 हैं, फिर भी इनके नंबर। तो चाहे ह्यूमन की बात करें चाहे जिराफ की बात करें, सभी में सर्वाइकल वर्टिब्री के नंबर 7 हैं। कितने हैं? तो जिराफ की गर्दन बड़ी क्यों होती है? बिकॉज ऑफ साइज, बिकॉज ऑफ। होती तो बच्चों उसमें भी 7 ही है, लेकिन उसकी वर्टिब्री की साइज बड़ी बड़ी है। किसकी? जिराफ की क्या? वर्टिब्री की साइज बड़ी है, वर्टिब्री की साइज। नंबर सभी में 7 है, नंबर सभी में। एक्सेप्शन आ जाते हैं डायवर्सिटी में, डायवर्सिटी वाले पढ़ाएंगे बच्चों ना। अगला बोलो, जो इसको सी से रिप्रेजेंट किया, किस रिप्रेजेंट किया? जो थोरेक्स रीजन में। वेरी गुड, नाम दिया थोरेसिक। क्या नाम दिया? जिसे टी वर्ड से रिप्रेजेंट किया जाता है। पहले भी 12 थी, आज भी 12 है, पहले भी 12 थी, आज भी। फिर इसके बाद बच्चों जैसे टिपिकल या आइडियल माना गया, जो बोलो जैसे टिपिकल या जो बहुत ज्यादा हेवी है, जो बहुत ज्यादा, क्योंकि बॉडी का पूरे अपर पार्ट का वेट जिसके पास जाता है बच्चों वो कहलाती है लंबर। क्या कहलाती है? जिसे रिप्रेजेंट किया एल से। किसे रिप्रेजेंट किया? इसके नंबर पहले 5 थे, आज भी। अब ध्यान से सुना बच्चों, इसके बाद आती है सैक्रम। क्या आती है? सैक्रम के लिए 2 लाइन ढंग से सुनो बच्चों। बोलो, फ्लैट है, फ्लैट है, फ्लैट है, जोर से बोलो। वेरी गुड। अगला बोलो, ट्रायंगुलर, ट्रायंगुलर, ट्रायंगुलर। कैसी है? वेरी गुड। अगला बोलो, इससे रिप्रेजेंट किया एस से। किसे बच्चों? पहले ये 5 थी, पहले ये, लेकिन बाद में पांचों का फ्यूजन हुआ, बाद में पांचों का। या तो 5 लिख के फ्यूजन के लिए ब्रैकेट लगा दो, या फिर बाद का नंबर लिख दो कि बाद में ये सिंगल बची, बाद में ये। आखिरी का नाम है बच्चों कोकिक्स। क्या नाम है बच्चों? कोकिक्स के लिए सिर्फ एक लाइन याद करेंगे बच्चों, ह्यूमन में वेस्टिजियल, ह्यूमन में। बोलो बच्चों, से रिप्रेजेंट किया सीओ से। भाई सी से क्यों नहीं किया? क्योंकि सी से सर्वाइकल चली गई, तो सी से 2 तो बना नहीं सकते थे बच्चों, तो लिख दिया सीओ। बोलो, पहले 4 थी, बातें मत करो। पहले कितनी थी? चारों का फ्यूजन हुआ, चारों का फ्यूजन दिखाना है बच्चों, तो या तो ब्रैकेट लगा दो या फिर नंबर लिख दिया 1। तो बोलो, एडल्ट में 26, एडल्ट में। लेकिन जब मैं छोटा बच्चा था इनके नंबर थे 3333, 33। इसलिए बच्चों कहा जाता है एम्ब्रियोनिक कंडीशन में बोन ज्यादा थी। पहले 306 हुई, फिर 270 हुई, फिर हो गई 206। तब हमको पढ़नी है 206। क्या पढ़नी है? 200। क्लियर है बच्चों? क्योंकि बाद में रह गई 26। कितनी रह गई बच्चों? इसे रिप्रेजेंट करते हैं सर्वाइकल 7, थोरेसिक 12, एल 5, एस 5 ब्रैकेट एंड CO 4 ब्रैकेट। कर पाएंगे बच्चों?
यदि ब्रैकेट नहीं लगाना चाहते हो तो S1CO1, S1CO। अब देखो बच्चों 26 वर्टिब्री पढ़ने का ना तो आपके पास टाइम है ना ही अपने सिलेबस में है। ये 26 वर्टिब्री आपको वैसे तो एमबीबीएस कॉलेज में आप जब आओगे जब पढ़ा दी जाएगी डिटेल में, लेकिन अब अपने बारे में थोड़ा थोड़ा सा इंट्रोडक्शन होना चाहिए, अपन को सिर्फ पता होना चाहिए कि कैसे किसको पहचाना जाता है। सिर्फ पहचानना अपना सिलेबस में हो सकता है बच्चों ना, वो भी एम्स में आता था ज्यादातर, तो नीट में ऐसे सवाल ज्यादातर देखे नहीं गए हों, तो इसलिए अपन सिर्फ एक पढ़ेंगे जिसका नाम है लंबर या आइडियल। लंबर या सिर्फ अपने सिलेबस में इतनी सी है, ठीक है, कि लंबर को अपन आइडियल कहते हैं, लंबर को अपन, तो अपन सिर्फ लंबर के लिए पढ़ेंगे बच्चों, लेकिन एक एक शब्द है प्लीज सुन लेना। बोलो सैक्रम, जोर से बोलो। सिर्फ 2 वर्ड में खत्म कर रहा हूँ कि ये फ्लैट है, ट्रायंगुलर शेप है, ये फ्लैट है। भाई लंबर जब अपन पढ़ेंगे उससे सैक्रम को सिर्फ 2 वर्ड से अलग कर लेना, कि जो फ्लैट है और ट्रायंगुलर है, जो फ्लैट है एंड वो कहलाएगी सैक्रम। क्या कहलाएगी? अगला बोलो कॉकेक्स, जोर से बोलो। 4 के फ्यूजन से बनी ह्यूमन में वेस्टिजियल है, 4 के फ्यूजन से बनी ह्यूमन में, खत्म, ठीक है। अब से पढ़ते हैं लंबर के लिए। किसके लिए बच्चों? लंबर हो या कोई भी नॉर्मल वर्टिब्री हो, उसका मेन पार्ट बच्चों बोलो हमेशा कहलाएगा बॉडी। क्या कहलाएगा? बॉडी। क्या कहलाएगा? बॉडी का ही एक और नाम हो जाता है बच्चों सेंट्रम। क्या नाम रख दिया? बोलो वर्टिब्री का मेन पार्ट बॉडी या सेंट्रम, बॉडी या सेंट्रम, बॉडी या क्या? किसका? पूरा बोलो रे। वर्टिब्री का मेन पार्ट, वर्टिब्री का बॉडी या सेंट्रम, बॉडी या, बाकी इससे निकले हो सकते हैं प्रोसेस। क्या निकलते हैं? प्रोसेस। क्या निकले हैं? साइडों में निकल गए बच्चों, साइड मतलब ट्रांसफर डायरेक्शन में, तो इसे नाम दिया ट्रांसफर प्रोसेस। क्या नाम दिया बच्चों? ए लाला जोर से बोला। बोलो ट्रांसफर प्रोसेस दोनों डायरेक्शन में निकले हैं, तो नंबर हो गए 2, नंबर हो गए। अगला बोलो बच्चों, दोनों ट्रांसफर प्रोसेस जुड़ के जो नुकीला प्रोसेस बना देते हैं उसे कहा जाता है स्पाइनस प्रोसेस। क्या कहा बच्चों? बहुत आसान सी बात है बच्चों, इसको अपन फील भी कर सकते हैं। ह्यूमन के जो वर्टिब्री में पीछे की तरफ जब हाथ लगा के देखोगे नुकीलापन दिखाई देगा अपन को, हल्का सा उभा दिख रहा है, हड्डी दिख रही है कि हड्डी है यहाँ, तो ये क्या देख रहे हैं अपन? स्पाइनस प्रोसेस। क्या देख रहे हैं बच्चों? बस बोलो नंबर में 1 है। नंबर में कोई पूछेगा नहीं कि कितने हैं, क्या है, कहाँ है, लेकिन सिर्फ पता होना चाहिए अपनी बॉडी के बारे में ना। अगला बोलो बच्चों, ऊपर की तरफ से घुमाने के लिए, जो से बोलो ऊपर की तरफ से, ऊपर है तो कहेंगे सुपीरियर। क्या कहेंगे बच्चों? ये जोर से बोलो। घुमाने के लिए है तो बोला आर्टिकुलर। क्या बोला बच्चों? तो इसका नाम रखा गया सुपीरियर आर्टिकुलर प्रोसेस। सुपीरियर इधर है, इधर भी है, नंबर में हो गए 2, नंबर में हो गए। अब सुनना बच्चों, ऊपर है नीचे भी होगा, ऊपर वाले को सुपीरियर कहा तो नीचे वाले को इंफीरियर आर्टिकुलर प्रोसेस भी कितने हो गए? अब बस तुम्हें पढ़ना नहीं है, तुम्हें तो बोला मेन पार्ट बॉडी है, मेन पार्ट, बाकी निकले हैं प्रोसेस, बाकी निकले हैं, खत्म। लेकिन वही वाली बात है कि एक शब्द भैया ने भी पूछा और मॉड्यूल में भी लिखा है, इसलिए बताना मजबूरी है, क्योंकि मॉड्यूल में एक सवाल दिया हुआ है जॉइंट के ऊपर। अब जॉइंट का है लेकिन जॉइंट को पता होना चाहिए किस किस के बीच में बन रहा है, इसलिए शेडिंग को पढ़ना पड़ रहा है सिर्फ इस एक लाइन के लिए ना। उस एक लाइन को या तो रट लेना या समझ लो। बोलो बच्चों, ऊपर की तरफ सुपीरियर है, ऊपर की तरफ, इस सुपीरियर आर्टिकुलर प्रोसेस को ही एक और नाम से जाना जाता है बच्चों, 2 बार मैं ऐसा रिपीट करना भूल जाना, प्री जायगोपोफाइसिस। जोर से बोलो। अब ऊपर वाले को प्री कहा बच्चों ने, नीचे वालों को क्या बोलोगे? पोस्ट जाइगोपोफाइसिस। बोल पाओगे क्या? अरे बोल पाओ तो ठीक है, वरना बाहर में जान दो ना, तुम्हें प्री पे ध्यान देना, तुम्हें पोस्ट पे ध्यान देना। तुम्हें ना वर्टिब्री है, क्या है वो? बनाती है जॉइंट, बनाती है। एक जॉइंट पे सवाल नीट में कल आ गया और दूसरे का अपन रिस्क नहीं ले सकते, इसलिए इतना सारी कहानियां सुनाई है तुम्हें ना, सिर्फ एक जॉइंट को समझाने के लिए। उस जॉइंट को तो रट लेना, मैं समझा देता हूँ। बोलो बच्चों, ये बना दी वर्टिब्री। क्या बना दी? लेकिन वर्टिब्री का डायग्राम अपने समझने के लिए ऐसा बनाया है, यदि कम स्पेस में बनाना हो तो मैं जल्दी से ऐसा बना देता हूँ कि मेन पार्ट बॉडी है, मेन पार्ट बना दिया बच्चों, एक ऐसे नीचे बना देता है। ये बॉडी और बॉडी किसकी? वर्टिब्री की। किसकी बच्चों? इनको आपस में जोड़ा गया, इनको आपस में,
अब सवाल यही था कि वर्टिबल कॉलम की वर्टिब्री के बीच में कौन सी चीज के जोड़ा जाता है, और आंसर क्या बच्चों, कार्टिलेज। क्या गया बच्चों, नीट का सवाल कल का ये था कि मतलब वर्टिबल कॉलम के दो वर्टिब्री के बीच में क्या है, कार्टिलेज। क्या है बच्चों, अब वो टाइप आपको सब पढ़ा देंगे, एनिमल टिश्यूज आपका चालू हो गया कि दिस इज ए वाइड फाइब्रस कार्टिलेज, दिस इज ए, अपन को ऐसे बोलना है कार्टिलेज। क्या है बच्चों, तो इस जॉइंट का नाम ही क्या हो जाएगा, कार्टिलेजिनस जॉइंट या कार्टिलेज का जॉइंट। किसका जॉइंट बच्चों, इसको समझ भी सकते हो, कोई बहुत बड़ी बात नहीं। हम क्लास में जब पढ़ाते थे तो समझाते ही थे इस चीज को कि सोचो बच्चों क्यों बनाया गया होगा। ये वर्टिब्री है, ये वर्टिब्री है, वर्टिब्री हड्डियों से बनी है, हार्ड है। जब हार्ड से हार्ड चीज टकरा रही है तो कितनी तेज आवाज आ रही है ना बच्चों। तो जब कोई हार्ड से हार्ड चीज टकरा रही होगी तो घर्षण हो रहा होगा, तो घर्षण होगा तो हड्डियां कमजोर हो जाती। तो भगवान ने क्या किया, दो हार्ड चीजों के बीच में लगा दी गद्दी। क्वेश्चन, क्या लगा दिया, अब ये दो वर्टिब्री हो गई पीली वाली, और बीच में गद्दी लगा दी। बस यही तो है कि गद्दी क्या है, कार्टिलेज है। क्या है बच्चों, दो वर्टिब्री के बीच में गद्दी है। इंग्लिश मीडियम के बच्चों ने कहा कार्टिलेज है फॉर द क्वेश्चनिंग, फॉर द, इसको एक स्पेशल नाम देते हैं इंटरवर्टिबल डिस्क। दो वर्टिब्री के बीच में है, डिस्क लाइक है, तो क्या बोला, इंटरवर्टिबल डिस्क। पूछा नहीं था वो तो मैं समझा रहा हूं, हम पढ़ाते ही है इंटरवर्टिबल। दो भाई, इंटर का मतलब क्या, दो, वर्टिब्री मतलब वर्टिब्री, दो वर्टिब्री के बीच में डिस्क नुमा जो संरचना है वो है इंटरवर्टिबल डिस्क। सवाल ये था कि वो है क्या, आंसर था कार्टिलेज। ये तो समझ आ जाएगा। अब दूसरी चीज जो पढ़ाई गई है बच्चों, जाएगो पर फाएगो पर फाएगो पर सोपो पर, जो भी बोलना चाहो, फो फो, है ना, सुनना बच्चों ना। वैसे तो वाहिया सी लाइन है, मेरे हिसाब से तो डायरेक्ट ही याद कर लो तो ज्यादा आसान होता है, लेकिन फिर भी मैं समझा देता हूँ कि कॉलेज में आपको क्या बोला जाएगा। ये जाएगा वो फाइसिस बना दिया, ये जाएगा वो फाइसिस बना दिया, और इन दोनों को जोड़ा गया विद द हेल्प ऑफ जॉइंट, विद द हेल्प ऑफ, इस जॉइंट को कहा जाता है ग्लाइडिंग जॉइंट। क्या कहा बच्चों, अब याद इस लाइन को डायरेक्ट याद कर लो, वर्टिब्री के बीच में कार्टिलेज के अलावा ग्लाइडिंग जॉइंट भी मिलता है। बोलो इस लाइन को एक बार दोबारा बोलो तो, वर्टिब्री के बीच में ग्लाइडिंग जॉइंट भी पाया जाता है। भाई ये वाला तो खैर इंपॉर्टेंट है ही बच्चों, ये तो समझ में भी आ गया कि गद्दी के गद्दी बीच में गद्दी लगा दी। अब अपन ने कहा दो वर्टिब्री के बीच में ग्लाइडिंग जॉइंट पाया जाता है, इस लाइन को रिपीट करो तो, थोड़ा सा टेक्निकली बोलूं, दो वर्टिब्री के जाइगोपोफाइसिस के बीच में ग्लाइडिंग जॉइंट मिलता है। टेक्निकल थोड़ा सा लेवल बता रहा हूँ, जहां तुम्हें लगा कि सर लेवल ज्यादा है खत्म कर देना तुम तुम्हारी लाइन ना। दो वर्टिब्री के बीच में ग्लाइडिंग जॉइंट मिलता है, जो ज्यादा याद कर पाए, दो वर्टिब्री के जाइगोपोफाइसिस के बीच में ग्लाइडिंग जॉइंट मिलता है। और तीसरा एमबीबीएस लेवल का स्टेटमेंट अब सुनना, दो वर्टिब्री के बीच में जो ग्लाइडिंग जॉइंट बनता है वो अपर वर्टिब्री के पोस्ट जाइगोपोफाइसिस एंड लोअर वर्टिब्री के प्री जाइगोपोफाइसिस के बीच में बनता है। तो काम का नहीं है लेकिन बता रहा हूँ ना, मेरे हिसाब से नहीं याद करो तो ज्यादा बढ़िया है। अपन ने क्या बोलना, दो वर्टिब्री के बीच में ग्लाइडिंग जॉइंट मिलता है। एक चीज समझ लो बच्चों ना, आप लोग इसे पढ़ा क्यों रहे हो, पहली बात तो मॉड्यूल में छपा हुआ है। आप लोग इसे पढ़ना है क्या, आप कुछ सोचो बच्चों, ये मॉड्यूल हमारा एंथ्यूज में भी गया, यही मॉड्यूल हमारा लीडर में भी गया, यही मॉड्यूल हमारा अचीवर में भी गया। अब हम अचीवर के बच्चों को सिर्फ ये पढ़ाते रहे कि मनुष्य के शरीर में 206 हड्डियां हैं, तो बोर नहीं हो जाएगा, हो जाएगा ना बच्चों। तो कुछ नया तूफानी करना था उनकी जिंदगी में, तो हमने कैसे तूफानी किया, अपर वर्टिब्री के पोस्ट जाइगोफाइसिस और लोअर वर्टिब्री के प्री जाइगोफाइसिस के बीच में जो जॉइंट बनता है बच्चों, अबे क्या मतलब है भाई, वर्टिब्री के बीच में ग्लाइडिंग जॉइंट बनता है, खत्म। ये भी आ गया तो नीट में बहुत बड़ी बात हो जाएगी। अब सीधी सी बात है, जब पढ़ाया हाई फाई है उनको, तो सवाल भी हाई फाई कराने पड़ते हैं उनको, क्योंकि उनको बोलो कि बेटा कौन सा जॉइंट है, और ऐसा नयापन ही नहीं आ रहा यार, 11th के मार साहब ने पढ़ा दिया, 12th वाले ने भी पढ़ा दिया, कुछ तो तुम नहीं करो आप तो अचीवर की फैकल्टी हो सर यार, हमने तो दोबारा पैसे दिए हैं, तो दोबारा कुछ नया तो पढ़ाओ, नया लो फिर। सुनो भाई, जॉइंट है या नहीं है। अब नया सवाल ना सिर्फ समझाने के लिए समझा रहा हूं बच्चों के, सवाल किस तरीके से नए क्रिएट किए जाते हैं, समझना बच्चों ना। तो खैर अच्छी बात है कि नीट खुद भी नए सवाल क्रिएट कर रही है बार बार, तो कब कौन सा सवाल कब क्रिएट हो जाए अपन डिसाइड नहीं कर सकते। एआर वाले टाइप के सवाल ले आई ना इस बार, हो सकता है अगली बार, सुनना सोच के देना आंसर पर। मेरे हिसाब से इस चैप्टर की एचवाई के रेस का सबसे मुश्किल सवाल है वैसे तो, पर होपफुली कुछ बच्चे आंसर में भी शायद देते हैं।
एक वर्टिब्री अपनी एडजेसेंट वर्टिब्री के साथ मैक्सिमम कितने जॉइंट बनाती है? अरे जोर से बोलो, अरे सारे बोलो। है दो या तीन या चार? दो या तीन या चार? आंसर है छह। आंसर है छह। तुम्हारे बेस में मुझे दो चार की दवा समझ में आई यार कि छह किसी ने बोला। छह क्या बोला? छह क्या बोला? ये छह कैसा है? छह। इथे ग्लाइडिंग बना तो इथे भी ग्लाइडिंग बनेगा। बीच में कार्टिलेज बना तो तीन तो हो गए, किधर छह कहाँ हुए? अरे तीन ऊपर है तो तीन। एक वर्टिब्री अपनी एग्जिस्टेंट वर्टिब्री के साथ मतलब ऊपर से भी जॉइंट बनाएगी और नीचे से भी जॉइंट। वापस करो, ऐसे सवाल सिर्फ बच्चों को फील गुड कराना, नयापन देने के लिए कराए जाते हैं। बाकी तो एंथ्यूज आज भी जिंदाबाद है। आज भी एंथ्यूज के बच्चों से हमें सिलेक्शन की सबसे ज्यादा उम्मीद है, क्योंकि सिर्फ ज्यादा पढ़ने से सिलेक्शन नहीं होता बच्चों यार, जो पढ़ा है उसको अप्लाई करने से सिलेक्शन होता है। अरे अभी तो पिक्चर बाकी है साहिल भैया, ये तो सिर्फ शुरुआत है। अभी तो पार्टी शुरू हुई है। चलो भैया ने छेड़ दिया तो पहले पूरा ही ले लो एक साथ में, सुन लो सुन लो सुन लो। अभी मैंने कहा था ये जो डायग्राम है वो लंबर का या आइडियल का है। सेक्रम में सिर्फ दो शब्द मैंने बताए थे, फ्लैट है, ट्रायंगुलर है। कोकेक्स मैंने सिर्फ दो चीजें बोली थी, चार के फ्यूजन से बनी, वेस्टिजियल है। और ये जितनी भी चीजें अपन ने पढ़ी लंबर के लिए, किसके लिए पढ़ी? ये डायग्राम किसका है? अब इसी डायग्राम को मैं थोरेसिक के लिए बनाना चाहता हूँ। मुझे सिर्फ एक चीज बता दो कि मैं इसी डायग्राम को थोरेसिक का कब बोल सकता हूँ। वाह यार, तुम्हारे बेस में कम से कम, अरे ताली बजाओ एक बार यार, इन भैया के लिए ताली बजाओ यार। छह भी आंसर दिया तुमने आज शायद। ताली, अरे अच्छे बजाओ यार। पूरे एनजीओ के सम्मान को बना रखा उन्होंने। पूरे बेस में से तुम अकेले हो जिसने ये लाइन बोली है कि इसी वर्टिब्री को यदि मुझे थोरेसिक मानना पड़े तो मुझे सिर्फ इसमें एक चेंज लाना पड़ेगा, और वो है डेमी फैसेट को बनाना, डेमी फैसेट को। इसलिए एक लाइन पढ़ाई थी बच्चों अभी थोड़ी देर पहले मैंने, अपर हेड अपर वर्टिब्रे के लोअर डेमी फेसिट। तो मुझे डेमी फेसिट से ना प्यार था, ना अपर हेड से था, ना लोअर हेड से था, ना किसी गड्ढे से था। अपन को सिर्फ एक लाइन समझनी थी बच्चों, यही लंबर है, यही थोरेसिक है। यदि मैं इसको थोरेसिक बोलना चाहता हूं बच्चों, तो मुझे सिर्फ मेनली, मैंने मेनली कह रहा हूँ बच्चों, बहुत सारे फर्क है तुम्हारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन फिर भी एक एक लाइन तो तुम्हारे मॉड्यूल में लिखी है, उस एक एक लाइन को समझा रहा हूँ कि लंबर से थोरेसिक को अलग कैसे किया जाता है। डेमी फेसिट देख के, क्या देख के बच्चों? जब आप मेडिकल कॉलेज में जाओगे ना तो 26 की अलग अलग पहचान है, और तुम्हारी इच्छा हो तो 12 के पूछना, मैं 26 की सबकी अलग अलग पहचान बता दूंगा। हर एक का स्पाइनल प्रोसेस बता दूंगा, तो मैं किसका कितना नुकीला है, किसका बीच में से टूटा हुआ है, किसका बीच में से घुसा हुआ है। लेकिन तुम्हारे सिलेबस में ये भी याद होता है, ये भी बहुत बड़ी बात है। ठीक है, लंबर, जोर से बोलो। आइडियल, यदि उसमें बन गया डेमी फैसिड, क्या बन गया? तो इसी का नाम रख दो थोरेसिक, क्या नाम रख दो? अब इसको यदि बनाना है सर्वाइकल, क्या बनाना है? सर्वाइकल में हर किसी में कोई ना कोई यूनिक फीचर है, लेकिन अपने सिलेबस में हर एक का यूनिक फीचर पहचानना नहीं है बच्चों। सिर्फ एक लाइन सुनना, वो भी इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि एम्स 2018 में आखिरी बार जब एम्स हुआ था तब ये सवाल आया था दो दो सेक्शन में। आपको पता है एम्स का पेपर अलग अलग सेक्शन में होता है, तब हर वर्टिब्री को अलग अलग पहचानना पूछा था, उसने कहा था थोरेसिक को कैसे पहचानते हैं। और जो 2018 एम्स का सबसे मुश्किल सवाल माना गया, उसमें ये पूछा गया था कि बाकी सारी वर्टिब्रियों से सर्वाइकल को कैसे अलग पहचाना जाता है। सुनना मतलब लॉजिकल चीज है थोड़ी सी, एज ए डॉक्टर आपको आनी चाहिए इसलिए बता रहा हूँ, बस ना सुनना, अच्छा एंजॉय करना, फिर भूल जाना। बोलो बच्चों, ह्यूमन का हार्ट इज ए पंपिंग मशीन, जो ब्लड को पंप करता है, ब्रेन की तरफ भी जाएगा, हाथ की तरफ भी गया, पैर की तरफ भी गया, सब जगह गया। ब्लड तो सबको चाहिए। हाँ हाँ, बात मानो, पूरी बॉडी को चाहिए ना ब्लड, ब्रेन को भी चाहिए, नहीं चाहिए कि ब्रेन को? अब सोचो बच्चों, ब्रेन में जो ब्लड जा रहा है वो नेक से होते हुए गया, और नेक में तो सर्वाइकल वर्टिब्री आ गई। तो किसी आर्टरी की इतनी कैपेसिटी थोड़ी ना कि वो हड्डी को तोड़ दे बच्चों। मतलब ये जो सर्वाइकल वर्टिब्री या गर्दन की जो वर्टिब्री है बच्चों, उन्होंने कोई ना कोई स्पेस दे रखा है ताकि वहां से चला जाए ब्लड सप्लाई, क्या चली जाए? तो बोलो सर्वाइकल वर्टिब्री, जोर से बोलो बच्चों। ब्रेन की तरफ ब्लड सप्लाई को भेजने के लिए बनाती हैं छोटे छोटे गड्ढे, बनाती हैं छोटे छोटे गड्ढे, बनाती हैं छोटे, इन छोटे गड्ढों को बच्चों कहा जाता है फोरामीना ट्रांसवेसेरियम। बोल पाओगे क्या? है
फोरामीना। कोई नहीं पूछेगा बच्चों, लेकिन फिर भी सुन लो। छोटे हैं इसलिए फोरामीना, बड़े होते तो फोरामेन, छोटे हैं तो फोरामीना, छोटे हैं तो। और ट्रांसफर प्रोसेस पे हैं, किस पे हैं? ट्रांसफर प्रोसेस पे मिलने वाले छोटे गड्ढे, फोरामीना ट्रांसवेसेरियम। खत्म। सीधे बैठो बोलो। आइडियल नंबर है, आइडियल। यदि बने हैं डेमी फैसिड तो वही कहलाएगी थोरेसिक। क्या कहलाएगी? फिर से बोलो, क्या कहलाएगी? और यदि बने हैं छोटे गड्ढे, यदि बने हैं तो कहलाती है सर्वाइकल। क्या कहलाती है? जरा जोर से बोलो, क्या कहलाती है? पहचान लिया? अब अपने सिलेबस में जो है वो सुनना। नंबर 1 आइडियल वर्टिब्री है, नंबर 1। इसके अलावा अपन को यूजी में पढ़नी होती है 2 वर्टिब्री जिनका नाम है C1 और C2। क्या नाम है? अरे C2 नहीं बेटा, C2। क्या कहा? C2 का नाम है एक्सिस। क्या नाम है? C1 का नाम है एटलस। क्या नाम है? बोलो, C1 एटलस, C1 C2 एक्सिस, C2 एक्सिस, C2 C1 एटलस, C2 एक्सिस। क्लियर है बच्चों? सुनना, बोलो C1, जोर से बोलो। कुछ भी नहीं है, सिर्फ छेद ही छेद है, ऊपर नीचे बीच में। अब हर वर्टिब्री को बच्चों स्पाइनल कॉर्ड को निकालना है। किसको निकालना है? तो न्यूरल फोरामेन तो सभी में मिलता है, जोर से बोलो, न्यूरल फोरामेन तो। लेकिन जो C1 या एटलस है वो एक और गड्ढा या एक और छेद बनाती है, जिसे इंग्लिश मीडियम के बच्चों ने कहा ओडोंटोइड फोसा। क्या कहा? ए लाला, जोर से बोलो। छेद है ओडोंटोइड फोसा, ओडोंटोइड फोसा, ओडोंटोइड। तो इसके लिए कोई ना कोई उभार भी बना होगा ताकि इसके साथ सेट होके सके, ताकि इसके साथ। तो ओडोंटोइड फोसा के लिए प्रोसेस, जैसे बोलो, ओडोंटोइड बनाती है नीचे वाली हड्डी, बनाती है। ओडोंटोइड फोसा के लिए प्रोसेस है, इसलिए वेरी गुड, इसका नाम ही रखा गया ओडोंटोइड प्रोसेस, ओडोंटोइड प्रोसेस, ओडोंटोइड, ओडोंटोइड, ओडोंटोइड। अरे ये फोसा है, और ये वो करेंगे मूवमेंट। क्या करेंगे? और गर्दन करेगी नो। क्या करेगी? तो गर्दन जो अपनी नो टाइप की मूवमेंट कर रही है बच्चों, इसे कहा जाता है पाइवट जॉइंट। क्या कहा जाता है? लेकिन बच्चे ये तो रख रहे हैं गर्दन की पाइवट जॉइंट, लेकिन कौन सी दो हड्डियों के बीच में है? एटलस व एक्सिस, एटलस व। इसीलिए बच्चों इसे कहा जाता है एटलांटो एक्सियल जॉइंट। क्या कहा? एटलांटो। देखो इनके नाम में ही काम छिपा बच्चों। ए का मतलब एटलस, ए का मतलब एक्सिस। एटलस और एक्सिस के बीच का जो जॉइंट है वो कहलाता है पाइवट। क्या कहलाता है? पाइवट। क्या कहलाता है? इसीलिए अपन को लगता है अपन कर रहे हैं नो टाइप की मूवमेंट। नो मूवमेंट नहीं बोलना, नो मूवमेंट, जिसमें मूवमेंट नहीं होती वो तो फाइब्रस जॉइंट है। और गर्दन को अपन ऐसे मना करेंगे किसी चीज के लिए, नो नो नो, ना ना ना। तो ये कहलाती है बच्चों नो टाइप मूवमेंट। क्या कहलाती है? ये मजाक मजाक में कई टीचर पढ़ाते थे ना, अच्छा मुझे बता रहा हूँ कि गर्दन नो भी कर सकती है, गर्दन यस भी कर सकती है, गर्दन रोटेशन भी कर सकती है। यस कर सकती है, जोनी जोनी हाँ जी। ना कर सकती है, तुमने पी है ना जी। तो गर्दन में यस मूवमेंट भी है और गर्दन में। तो नो टाइप की मूवमेंट समझ में आ गई। अब यस टाइप की मूवमेंट को समझने की कोशिश करना बच्चों। इसके ऊपर जो ये वाली हड्डी है इसका नाम है ओसिपिटल। क्या नाम है? एक चीज मैंने बच्चों आपको पढ़ाई थी, ह्यूमन की जो बोन है इसके सबसे पीछे वाली का नाम है ओसिपिटल। क्या नाम है? इसके बेस पे एक छेद मिलता है जिसे कहते हैं फोरामेन ऑफ मैग्नम, फोरामेन ऑफ मैग्नम, फोरामेन ऑफ। इसके दोनों साइड पे कॉन्डाइल है, जोर से बोलो, इसके दोनों साइड पे। ये लगा, जोर से बोलो, दोनों साइड पे कितने कॉन्डाइल हैं? इसलिए नाम दिया डाइकॉन्डाइलिक। क्या नाम दिया? देखो हम कोई भी चीज एक्स्ट्रा यदि पढ़ा रहे होते हैं, जैसे कल के लेक्चर में कई बच्चे ने डायगोनलिक क्यों पढ़ाया, तो किसी न किसी चीज की नीड है बच्चों अपन को। आज अपन को बहुत सारी चीजों की नीड पड़ गई, जैसे कि ग्लाइडिंग जॉइंट समझना था यहाँ पे, इसलिए जाइगोफाइसिस पढ़ना पड़ा। आज डायगोनलिक स्कार की जरूरत पड़ी अपन को, क्योंकि कितने कॉन्डाइल है?
अभी दोनों ही कॉन्डाइल बच्चों जाके घुस गए ये एटलस में। कहा घुस गए बच्चों? तो बोलो एटलस और ऑक्सीपिटल के बीच में भी जॉइंट बना। किसकी वजह से बना? कॉन्डाइल की वजह से। किसकी वजह से बना बच्चों? तो ये किस किसके बीच में बना? एटलस एंड ओसिपिटल। एटलस एंड, तो इसको अच्छी किताबें नाम देती है एटलांटो ओसिपिटल जॉइंट। क्या नाम दिया? एटलांटो ओसिपिटल जॉइंट। किसकी वजह से बना? कॉन्डाइल की वजह से। किसकी वजह से बना? तो इसका नाम हुआ कॉन्डाइलोइड। क्या नाम हुआ? और इसकी वजह से बच्चों गर्दन ऐसे लगती है जैसे हाँ कर रही है, यस यस मूवमेंट। एक काम करो, गर्दन हिलाओ, यहाँ हाथ रख के देखो बच्चों, आपको मूवमेंट दिखाई देगी हल्की सी। और जब गर्दन को ऐसे करोगे तो ऐसा लगेगा एक हड्डी फिक्स है और दूसरी उधर की तरफ घूम रही है। तो गर्दन अप डाउन भी होती है। कॉन्डाइलोइड जॉइंट। गर्दन राइट लेफ्ट भी होती है। पाइवट जॉइंट। और जब इन दोनों का कॉम्बिनेशन बना तो गर्दन रोटेशन में भी होती है। क्लियर है? एक आखिरी लाइन सुनना बच्चों आज के लेक्चर की ना, सुनना। ये एटलस, ये एक्सिस, फिर गर्दन घूम रही है। अब गर्दन को घुमाने के लिए ये जिम्मेदार है, लेकिन इसे घुमाने के लिए ये जिम्मेदार है। इसलिए गर्दन को घुमाने के लिए सबसे जिम्मेदार चीज कौन है? ये एक्सिस। कौन है? यदि किसी इंसान को जब फांसी दी जाती है तो उसके एक्सिस में मिलने वाले ओडोंटोइड प्रोसेस को तोड़ दिया जाता है। जब ये हिस्सा टूट जाएगा बच्चों तो ये वाली जो हड्डी है ये डिसलोकेट हो जाएगी और ये दबा देगी स्पाइनल कॉर्ड को। किसको दबा देगी? और यदि ऐसा हुआ तो इंसान मर जाएगा। टू बी हैंग टिल द डेथ। अपन ने क्या बोला? इसको तब तक लटकाया जाए जब तक ये मर ना जाए। जब आप डॉक्टर बन जाओगे तो क्या बोलोगे? इसको तब तक लटकाया जाए जब तक इसका ओडोंटोइड प्रोसेस ना टूट जाए। जब तक इसका ओडोंटोइड प्रोसेस, क्योंकि यदि वो टूट गया तो इंसान मर जाएगा। क्लियर बच्चों? आज की कहानी समाप्त। ऑनलाइन वाले बच्चों टाटा बाय बाय।